या ओके, हो गया, सही है, डन। या स्क्रीन पे शेयरिंग हो रही है अभी भी। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हमने शुरू कर दी है। अब आप शुरू कीजिए। अच्छा, ठीक है। चलिए, युवा विचार मंच में पहले हमारे 13 जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर पधारे हैं, उनका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि युवा विचार मंच बीते 1 सालों से कई सारे समसामयिक विषयों को लेकर के समाज में इस प्रकार के कार्यक्रम करता रहा है, जिससे हमारी भिन्न-भिन्न प्रकार के विषयों के ऊपर एक अच्छी जानकारी हो, अच्छी पकड़ बने। और जो कोई यही समाज की कोई जिज्ञासा है, कोई समाज की कोई शंकाएँ हैं, तो विषय के जो विशेषज्ञ हैं, वे उन शंकाओं का समाधान करने का अधिकतम प्रयास करते हैं और यही हमारा छोटा-सा प्रयास है। और इसी प्रयास में एक नई कड़ी हमने आज का विषय कर रखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में नागरिकों की क्या भूमिका होती है। और इस विषय के हमारे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं श्रीमान मूलचंद्र जी। मूलचंद्र जी बस जुड़ते ही होंगे। मूलचंद्र जी जुड़ चुके हैं, शायद ये एचपी नाम उन्हीं का होगा। एक बार आप देख लीजिए, वो बात करेंगे। प्रमोद जी। हाँ जी, हाँ, ये अनम्यूट हो गए हैं। अच्छा, मूलचंद्र जी। जी। हाँ, मूलचंद्र जी एचपी, मूलचंद्र जी जुड़ चुके हैं। अच्छा, तो अब क्योंकि कार्यक्रम जो है ये ऑफिशियल रूप से शुरू करते हैं हम, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत जैसा कि हमारी योजना रचना में रहती है, गीत संगीत से शुरू होती है। तो पहले हम अपने जो कार्यक्रम है उसको गीत से शुरू करेंगे और इस गीत के बाद कार्यक्रम को ऑफिशियली शुरू करेंगे। तो गीत मैं चला दूं, हाँ प्रमोद जी, जी? हाँ जी, और बाकी लोगों से निवेदन है कि वो लोग ज़रा म्यूट पे चले जाएँ। हाँ, बाकी लोग प्लीज थोड़ा म्यूट पर रहेंगे और गीत से शुरुआत करते हैं अपनी। जी, आप कीजिए शुरू।
तो गीत हमारा पूरा हो गया इसी के साथ साथ। तो गीत से एक वातावरण बन गया कार्यक्रम के लायक। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे जो मुख्य वक्ता हैं केवल उनका एक परिचय कराना चाहता हूं। आप हैं श्रीमान मूलचंद्र सिंह जी। श्रीमान मूलचंद्र सिंह जी, आप इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के, जो कि दिल्ली की एक संस्था है, शोध के कार्य करती है, शोध के कार्य देखती है, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आप सदस्य हैं। और आप हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से भारत की जनजातियों में आप शोध कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में आप दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में राजनीतिक विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। तो मैं बिना समय खराब किए, जिनके लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजन को सुनने के लिए यहाँ पर हमारे सदस्य लोग आए हुए हैं, सीधा उनको बुलाते हैं। प्रमोद जी, मूलचंद जी को स्क्रीन पे लाइए, ये स्क्रीन हटा करके। जी आ गए हैं। अब आप चाहे तो अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं। नहीं, और एक बात मैं पहले बोलना चाहूंगा सभी सदस्यों से। ये पहली बात तो, यदि आपके कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप लोग चैट बॉक्स में मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। वहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे हम वो एट द एंड सेशन में मूलचंद जी से पूछ लेंगे, उनके समक्ष रखेंगे, उसके ऊपर आपके जिज्ञासा समाधान की अवश्य करेंगे। और बीच में नहीं भेजना, और प्लीज अपने आप को म्यूट रखेंगे कार्यक्रम के दौरान। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लेंगे। मूलचंद्र जी, विषय रखिए कृपया। सभी मित्रों को सादर नमस्कार। जगत जननी भारत माता एवं इस देश के प्यारे देशवासियों, नागरिकों और युवा बंधुओं, जैसा आपका संगठन का नाम है युवा विचार मंच, और जो आज का विषय है, ये बड़ा ही अच्छा संयोग है कि जिसमें हम और आप एक ऐसे विषय पर चिंतन कर रहे हैं जो युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम बात करते हैं युवा की और जब उसको राष्ट्रीय संदर्भ में देखते हैं तो एक दो बातें बहुत ही स्वाभाविक रूप से ध्यान में आती हैं कि आज का युवा संवेदनशील तो है, आज का युवा संवेदनशील होने के साथ साथ उसकी दशा और दिशा दोनों ही अनिश्चित है। तो इसी विषय को, क्योंकि आपने कार्यक्रम का जो आज शीर्षक भी रखा है और उस शीर्षक के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा में नागरिकों की भूमिका, और जो नागरिकों का सबसे बड़ा भाग जो आता है वो आपका किशोरावस्था से लेकर के जो करने लायक है, जो कुछ कर सकता है, और वो तरुण अवस्था तक में जाता है, जिसमें युवा इंक्लूडेड है। तो इस विषय को हम आज पहले देखेंगे, बाद में आपके प्रश्न लेंगे। जब जैसा अभय जी ने बोला है कि प्रश्नों को आप लिख करके भेज सकते हैं, और बाद में अगर समय बचेगा तो सीधा भी पूछ सकते हैं। 1 to 1 टॉक नहीं होगी, हम चर्चात्मक सत्र है, तो बीच बीच में किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको भी उत्तर देने की स्वतंत्रता है। बीच में आप बोल सकते हैं, जहाँ पर मुझे लगेगा मैं आपसे कुछ जानने की इच्छा रखूंगा तो आप बता सकते हैं। और जिसको लगता है कि मैं उत्तर दूंगा तो अपना अनम्यूट करेगा और वो बोल सकते हैं। विषय को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले समझने की जरूरत है कि राष्ट्र क्या है, क्योंकि हमने विषय रखा राष्ट्र की सुरक्षा में नागरिकों की भूमिका। तो राष्ट्र को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 शब्द हमारे यहाँ पैरेलली चलते हैं, समानांतर चलते हैं। वो एक ये होता है देश, दूसरा होता है राष्ट्र राज्य, और तीसरा है राष्ट्र।
इन तीनों के अर्थों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम राष्ट्रीय सुरक्षा को ठीक से समझने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। देश, क्योंकि ये हम सीधा, अगर किसी को लगता है कि वो बता सकता है, तो जल्दी से कोई एक या दो व्यक्ति इसमें हम पार्टिसिपेशन उनका लेंगे, भागीदारी लेंगे। देश किसे कहते हैं? अगर कोई बताना चाहता है तो अपना, अंकित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, अ, ठीक है, थोड़ी तकनीकी रूप से ये संभव नहीं हो पा रहा है ज़्यादा। इन तीन शब्दों को समझने के बाद हम आगे राष्ट्रीय सुरक्षा के बात पर चलेंगे। देश एक भौगोलिक इकाई, ये किसी का आया है वर्तमान प्रश्न में, राज्य के समूह को देश कहते हैं। चलो हम सीधे सीधे अपने विषय पर आते हैं कि देश किसे कहते हैं। आप स्पष्ट समझते जाएंगे चीज़ों को, आपको क्लियर पिक्चर बनती जाएगी और आपने उनको अपने दिमाग में उतारते जाना है। देश एक भौगोलिक इकाई होती है, जिसकी एक सीमा होती है। एक भूगोलिक इकाई का मतलब है एक भूभाग, जिसकी एक सीमा यानी बाउंड्री, और जिसमें कुछ लोग रहते हैं। तो आप समझे, देश मतलब भौगोलिक इकाई जिसमें कुछ लोग रहते हैं, जिसकी एक निश्चित बाउंड्री होती है। दूसरा मैंने बात कही राज्य, जिसको आधुनिक परिभाषा में अगर राजनीति विज्ञान के कुछ छात्र होंगे तो राष्ट्र राज्य भी कहते हैं। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि राष्ट्र राज्य क्यों कहते हैं, वो कबीलाई संस्कृति और बात के जितने विषय हैं उन पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा विषय कुछ और है। राज्य, जिसे राष्ट्र राज्य कहते हैं, भारत भी एक राज्य है। अगर हम यूएनओ में बात करेंगे तो भारत एक राज्य है, राजनीतिक इकाई। राज्य की हम जब बात करते हैं वो राजनीतिक इकाई होती है, जिसमें हम कहते हैं किसी भी देश में एक सरकार है और वह सरकार कुछ कानूनों के द्वारा संचालित होती है, और वो कानून वहां पर रहने वाले सभी निवासियों पर लागू होते हैं, और वो निवासी उनको सहर्ष स्वीकार करते हैं, जिनको हम नागरिक कहते हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। यानी एक संविधान होता है जिसके अनुसार कोई सरकार चलती है, और उसी को हम कहते हैं एक राज्य यानी राजनीतिक इकाई। तो राष्ट्र राज्य एक राजनीतिक इकाई है वर्तमान संदर्भ में। तीसरा जो शब्द है जो हमने आज विषय में रखा है, राष्ट्रीय, राष्ट्र, नेशन, ये दोनों से थोड़ा सा अलग है। एक भूभाग जरूर होना चाहिए, लोग उसमें निवास करेंगे तभी देश कहलाएगा जरूर, क्योंकि बाउंड्री तय लोग ही करते हैं। वे लोग और वो भूभाग, उन दोनों के बीच में आत्मीय संबंध, लोगों का आपस में आत्मीय संबंध, प्रेम का संबंध, वही राष्ट्र बनाता है। यानी वो हम एक किसी डोर से जुड़े हुए हैं। वो डोर क्या है? वो हमारी संस्कृति, वो हमारी कल्चर है, सांस्कृतिक पहचान है। तो ये सांस्कृतिक इकाई है। राष्ट्र क्या है? एक सांस्कृतिक इकाई, जिसको हम साधारण शब्दों में अगर समझें तो इस देश में रहने वाले लोगों का उस देश के प्रति अगर प्रेम है तो तभी हम उसको राष्ट्र कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। तो देश के प्रति प्रेम मतलब उस भूभाग से तो प्रेम है ही, साथ साथ आपस में जो लोग रहते हैं उनका भी आपसी प्रेम भी जरूरी है। इसी प्रकार से अगर हम साधारण उदाहरण दें जनरली, कि कुछ लोग यहाँ के नागरिक हो सकते हैं लेकिन वो राष्ट्रीय नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ के नागरिक नहीं हैं, यानी राष्ट्र राज्य के सदस्य नहीं है, फिर भी वो हमारे राष्ट्र के सदस्य हैं, वो राष्ट्रीय हैं, उनके पास राष्ट्रीयता है भारत की। ऐसे कुछ उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। और बड़ा फेमस नाम जो हमारे बीच में चलता है वो अक्षय कुमार, उनकी एक्चुअल नागरिकता जो है, जिनकी सिटीजनशिप कनाडा की है, लेकिन राष्ट्र के लिए उनका इस देश के लोगों से, इस देश से प्रेम है, तो उनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इस प्रकार से कई सारे लोग हैं जिनकी राष्ट्रीयता भारतीय है लेकिन नागरिकता नहीं है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे नागरिक भी होते हैं जिनकी नागरिकता तो भारतीय है लेकिन राष्ट्रीयता भारतीय नहीं है, जिनको हम कहते हैं
कई बार देशद्रोही कह देते हैं, राष्ट्रद्रोही कह देते हैं, या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग जो आजकल शब्द चलता है। मुझे लगता है कि आपको ये बात स्पष्ट समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देश, राज्य और राष्ट्र के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा की बात। उसके बाद नागरिक किसे कहते हैं, नागरिक का छोटी सी हमने परिभाषा अभी आपके सामने रखी। फिर उन नागरिकों का उस राष्ट्र के बीच के क्या संबंध है, उनकी क्या भूमिका है, इस विषय को ही डिटेल में लेना है। उससे पहले हम सुरक्षा की बात कर लेते हैं। ये सिक्योरिटी शब्द है, सुरक्षा जो है वो शुरू बात में अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ मौर्य काल का इतिहास जो लिखित मिलता है अर्थशास्त्र के माध्यम से, आचार्य चाणक्य ने राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर बहुत बड़ा चिंतन किया है और अपने उस ग्रंथ में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं, ऐसे प्रसंग दिए हैं जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी सिद्ध होती है, जिसमें से एक दो को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग जो चाणक्य ने कहा है उसमें उन्होंने कहा कि 40 प्रकार के गुप्तचर, और 40 प्रकार के गुप्तचरों का काम क्या है। गुप्तचरों का दो प्रकार के काम है। एक तो राष्ट्र की वास्तविक स्थिति का पता लगा करके राजा तक पहुंचाना, जो मुखिया है, हेड ऑफ द स्टेट है। दूसरा, राष्ट्र पर आने वाली विपत्तियों को कैसे हल किया जा सकता है, कहाँ कमजोरी है, कहाँ मजबूती है, उन विपत्तियों का भी पूरा विवरण राज्य के हेड ऑफ द स्टेट को बताना, और हेड ऑफ द स्टेट जो भी है यानी राजा है, वो अपनी मंत्री परिषद के सामने उन समस्याओं को रखेगा। इसमें अमात्य, महामात्य और बहुत सारे उनका जो मंत्रिमंडल उस समय हुआ करता था, उस टेक्निकलिटीज में हम अभी नहीं जाएंगे। उनके जो 40 प्रकार के गुप्तचरों का काम राष्ट्रीय सुरक्षा। अब आती है बात चाणक्य यानी मौर्य काल में नागरिकों का क्या महत्व था, नागरिक क्या करते थे राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में। तो जो सामान्य नागरिक भी एक गुप्तचर का काम कर सकता था, वो अपॉइंटेड नहीं होता था, फिर भी वो सूचनाएं राजा तक पहुंचाता था, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अनेक अनेक गतिविधियां करता था, और वो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय पूरी तरह से राजा अपने हाथ में लेकर के रखता था। उसको हम कहते थे ये राष्ट्र, अब ये संप्रभु राष्ट्र पूरी तरह से सुरक्षित है। धीरे धीरे कालांतर में अगर हम बात आगे बढ़ाते जाएं तो भारत में अनेक राजनीतिक इकाइयां रहीं। भारत सांस्कृतिक रूप से एक राष्ट्र, पूरा एक भूभाग जिसके अंदर के लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे के यहाँ सांस्कृतिक जिनके अंदर जुड़ाव था, एक पूरा सांस्कृतिक इकाई के रूप में तो रहा, लेकिन राजनीतिक इकाइयां यहाँ बहुत सारी रही, जिसको कुछ बुद्धिजीवी लोग जिनको कहते हैं, वो आज कहते हैं कि भारत कभी राष्ट्र नहीं रहा, भारत कभी एक नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने सांस्कृतिक इकाई को राष्ट्र नहीं माना, उन्होंने राजनीतिक इकाई को राष्ट्र माना, इसीलिए समस्या है। लेकिन कालांतर में जब आपसी झगड़े बढ़ते रहे और एक पूरा राष्ट्र की सुरक्षा, यानी जब हम बात करते हैं कि सुरक्षा की, जब हम डेफिनेशन अगर वैश्विक स्तर पर देखते हैं जो हमने यूएनडीपी वगैरह ने दी है, उसमें यह है कि राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा और राष्ट्र के नागरिकों की सुरक्षा, दो प्रकार की सुरक्षा वहां पर देखने को मिलती है। सीमाओं की सुरक्षा स्वाभाविक रूप से, सीमाओं की सुरक्षा की किससे, जो आपका पड़ोसी राज्य है। तो जैसा मैंने कहा कि भारत राष्ट्र के अंदर बहुत सारे राजनीतिक इकाइयां जो आपस में लड़ती रहती थी, जिसके कारण से उन राजनीतिक इकाइयों की सीमा में वृद्धि, कम होना, छीनना, किसी का सिंहासन कोई ले लेना, हड़प लेना, ये सब चीजें चलती रहती थी। लेकिन पूरा संपूर्णता में देखें कि राष्ट्र सुरक्षित रहता था। धीरे धीरे 7वीं शताब्दी, जैसा हम सबको ज्ञात है कि पहला आक्रमण हुआ, जिसको हम कहते हैं गुप्त काल के अंत जब चल रहा था हर्षवर्धन के समय पर, उस समय बहुत सारे जो राजनीतिक इकाइयां जिनको हम कहते हैं सामंती व्यवस्था में बदल रही थी, और वो धीरे 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 उसकी पराकाष्ठा आपकी 11वीं 12वीं, चाहे वो सल्तनत पीरियड हो, उसके बाद मुगल पीरियड हो, उसमें आती गई।
जिसके कारण से हमारा मनोबल लगातार गिरता गया। यहाँ से हमारा एक सांस्कृतिक सुरक्षा की जो गारंटी थी, वो धीरे-धीरे कम होती, क्योंकि यहाँ से लोगों के ऊपर अधिकार बढ़ते गए। पहले अगर सीमाएँ राज्य की बढ़ती थी, तो लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, नागरिकों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी राष्ट्रीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे-जैसे मुगल पीरियड अपने पीक पर आया औरंगज़ेब के समय, मैं संक्षिप्त में इन सब चीज़ घटनाओं का वर्णन करूँगा और फिर वर्तमान परिदृश्य पर आऊँगा। उसके बाद जब औपनिवेशिक काल आया, जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज़ों का समय आया और अंग्रेज़ों के समय पर पूरा परिदृश्य धीरे-धीरे बदलने लगा। जो घटनाएँ मुगल काल तक नहीं हुई, वो सब होने लगी। क्यों? फिर हमारी सांस्कृतिक सुरक्षा के साथ-साथ हमारी मानसिक सुरक्षा भी धीरे-धीरे क्या होने लगी? खतरे में आने लगी। और वही कारण था कि जब हम 1947 में आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए और उस समय तक हमारी मानसिक स्वतंत्रता, मानसिक सुरक्षा पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अधिकांश, पूरी तरह से कहने का मतलब मेरा 100% नहीं है, नहीं अधिकांशतः वो जा चुकी। क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो उस समय के तत्कालीन अगर हम नेतृत्व देखें, उनमें अधिकांश लोग सब विदेशों से पढ़े हुए लोग। चाहे वो 1834 के बाद से जो काल आता है, जिसमें अ, आपका जो शिक्षा व्यवस्था है मैकॉले के द्वारा जो लाई गई, फिर बाद में 1954 का एक्ट आया और उसके बाद में 1961 का धीरे-धीरे वो शिक्षा व्यवस्था के द्वारा जो उस समय पहले 100% लगभग शिक्षित लोग हुआ करते थे और बाद में वो 1% 2% तक रह गए। ये काल मैं बता रहा हूँ 1947। जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के साथ-साथ हमारे जो संविधान सभा बनी, संविधान सभा में पहले जो प्रस्ताव आया, पहला प्रस्ताव जिसको कहते हैं, उसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं। यानी संविधान का क्या उद्देश्य रहेगा, वो हमारे तत्कालीन अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सदन के सामने रखा, यानी संविधान सभा के सामने रखा और उसमें उन्होंने 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट कही। उनको हमें गौर करना चाहिए, तो तब हमको और ध्यान में आएगा कि हमारी कैसे पतन हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के। उन्होंने कहा कि भारत आज का भारत नहीं है, यानी 1947 में पैदा नहीं हुआ है। भारत ये है कई हजार, लिखित रूप से उस समय 5000 साल का हम मानते थे, आज तो उसका साल और पीछे चला जा रहा है। लगभग 5000 साल पुरानी संस्कृति वही भारत है। इसीलिए भारत का नाम उस समय भी बहुत विवाद के बाद इंडिया दैट इज़ भारत रखा गया, ना कि इंडिया ही। और उस पर भी आज एक बड़ी बहस चल रही है कि उसको इंडिया या भारत क्या किया जाए। दूसरी बात, उसमें एक बात ये रही कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, जो हमारे प्राचीन वर्चस्व था, जो हमारी प्राचीन संप्रभुता थी, उसको दोबारा से अपनाना। क्यों? क्योंकि विश्व शांति के लिए बहुत ही आवश्यक है। वैश्विक शांति हेतु भारत आगे प्रयास करेगा, यानी उस उन्नति तक पहुँचेगा। ये उद्देश्य प्रस्ताव के शब्द हैं, मेरे नहीं। और उद्देश्य प्रस्ताव बाद में उद्देश्य का जो आपके संविधान की प्रियम्बल है, वो बनी, उसी का सुधरा हुआ रूप। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो इसका ऐतिहासिक पक्ष था। किस प्रकार से भारतीय की एक जिसको हम सोने की चिड़िया, अलग-अलग नामों से पुकारते थे, स्वर्णिम युग और पता नहीं क्या, विश्व संस्कृति को अपने सब कुछ देने वाली एक संस्कृति, बहुत सारे नामों से और बहुत सारे कारणों से हम जानते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय से राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे खत्म, जैसा मैंने कहा कि जब शुरुआत में बात होती थी राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो सीमाओं की सुरक्षा की बात। 1947 में देश आज़ाद होता है, 1947 के तुरंत बाद ही कबीलाई आक्रमण होता है और जम्मू-कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान के पास चला जाता है। वो मुद्दा यूएनओ में चला जाता है और हल नहीं हो पाता। आज भी पीओके और अक्साई चीन नाम से हम उस जगह को जानते हैं। बाद में 1962 का युद्ध हुआ, तब चाइना के पास कुछ ज़मीन चली गई, जो अक्साई चीन पीओके के जो पाकिस्तान ने कुछ चीन को उधार दिए। सबसे ज़्यादा चुनौती हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के 2 ही देशों से रही है।
धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा काल आता है खाद्य सुरक्षा से संबंधित। 1965 का युद्ध हुआ। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया कि सोमवार का सभी व्रत रखेंगे। देश के सभी नागरिकों के द्वारा, यानी सभी के सभी नागरिकों के द्वारा इस व्रत को रखा गया। स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा रखा गया, उनके परिवारजन के द्वारा रखा गया, देश के सभी नागरिकों ने इसको स्वीकार किया। आप देख सकते हैं कि नागरिकों की भूमिका वहां से पनपती जाती। जब बात आगे बढ़ती है, हमारे देश को गेहूं आयात करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था यूएसए से, और यूएसए गेहूं को देने में आनाकानी कर रहा था। तो उस समय हरित क्रांति आई, और हरित क्रांति सरकार लाई ऐसा संभव नहीं। हम नागरिकों ने उस हरित क्रांति को अपना सब कुछ दिया, और इस कारण से, हालांकि उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, आलोचना उसकी की जा सकती है, लेकिन फिर भी देश को आत्मनिर्भर बनाया, खाद्य सुरक्षा की गारंटी दी। यानी देश में इतनी पैदावार गेहूं की हुई कि देश को बाहर हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब काल आगे बढ़ता है। ये 1967 से 1968-69 की बात मैं कर रहा हूँ, 1967 टू 69 हरित क्रांति का दौर, देश आत्मनिर्भर खाद्य सुरक्षा में। अब हम आगे बढ़ते हैं 1971, युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ, और देश में एक बहुत बड़ी देशभक्ति की लहर जिसको कहते हैं दौड़ती है, और भारत की सेना ने पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों को बंदी बना। अलग अलग वर्णन मिलता है, कहीं 92,000, कहीं 98,000, 98, 92, 92 प्लस हम कह सकते हैं। लगभग 1 लाख सैनिकों को बंदी बनाया। बाद में किस कारण से छोड़ा गया वो अलग विषय है, लेकिन उस समय देश के सभी नागरिक एक साथ होकर के एक ही स्वर में भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलते हुए सरकार का सहयोग किया, अपने देश का सहयोग किया अपना। यही 1962 के युद्ध में भी हुआ, 1965 के युद्ध में भी हुआ। यानी देश के नागरिकों को जब जब चुनौती सामने आई, देश का नागरिक कभी पीछे नहीं हटा। लेकिन उसी बीच में एक काल ऐसा आता है जब पाकिस्तान को लगा कि वो सीधे प्रत्यक्ष युद्ध में भारत से नहीं जीत सकता है, तो उसने छद्म युद्ध, इसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, शुरू किया। छद्म युद्ध यानी आतंकवाद के द्वारा भारत की कमर तोड़ना, अलगाववादी ताकतों को प्रोत्साहन देना, जिसमें एक प्रोत्साहन था खालिस्तान का। पंजाब के अंदर खालिस्तान जैसा संगठन को पाकिस्तान ने डेवलप किया, और उस पाकिस्तान, हालांकि इसमें कंट्रोवर्सी और भी है, आपके दिमाग में आ सकती है, लेकिन अभी सीधे सरल भाषा में जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं वो है कि खालिस्तान का जो पूरा समर्थन था वो पाकिस्तान का था खालिस्तान को, और पाकिस्तान चाहता था कि इनके अंदर के लोग ही क्या करें, इनके अंदर के लोग ही भारत को तोड़ने का काम करें, जो पाकिस्तान प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं कर सकता है। बात आगे बढ़, उस खालिस्तान पूरे मूवमेंट को समाप्त किया जाता है। बहुत बड़ी भूमिका उन पंजाब के लोगों की भी रहती है, केवल पूरे भारत के लोग तो साथ में थे ही, सेना ने काम किया ही, सरकारों ने काम किया ही, लेकिन पंजाब के स्थानीय नागरिक जो इस देश, इसको अपना राष्ट्र समझते थे, उन्होंने अपनी बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाई, और खालिस्तान जैसा आंदोलन एक तरह से समाप्त सा हो गया। अब कभी कभी कहीं मांग उठती है, वो भी किसी न किसी विदेशी ताकतों के प्रोत्साहन पर। विषय आगे बढ़ता है 1989 से 1991 के बीच का था। जम्मू का प्रॉक्सी वार की बात चल रही है, पाकिस्तान प्रॉक्सी वार करता है। जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववादी ताकतों का पूरा उनको प्रोत्साहन दिया, आईएसआई के द्वारा उनको फंड किया जाता है और उनको मोटिवेट किया जाता है। उस पूरे घटनाक्रम में हमारे देश की सरकार, जिसमें उस समय तत्कालीन वहाँ के राज्यपाल बना करके भेजा गया जगमोहन जी को, जगमोहन राजपूत जी, जगमोहन जी के नाम से फेमस है, और इतना अच्छे से कंट्रोल की चीजें, और पूरे देश में एक स्वर में सब लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत माता का मुकुट है और इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं होने। एक भूल हो चुकी है पहले,
हम बार बार नहीं करेंगे। इसीलिए जो पीओके के है, जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन मैं अक्सर उसको पाक ऑक्यूपाइड भारत कहता हूँ, पीओआई बोलता हूँ। उस हिस्से को वापस लेने के लिए भारत सरकार ने 3 बार रिजोल्यूशन पास किए, संकल्प प्रस्ताव पास किए। विषय आगे बढ़ता है। 1999 का युद्ध। 1999 के युद्ध में किस प्रकार से केवल भारतीय नागरिक यानी भारत में निवास करने वाले वही नागरिकों ने ही सहयोग नहीं दिया, जो भारत की राष्ट्रीयता धारण करते थे उन लोगों ने कितना बड़ा सहयोग किया, ये आप सबके सामने है। इसका मैं एक छोटा सा दृष्टांत बता करके आगे बढ़ूंगा। वो ये कि उस समय पोखरण परीक्षण हुआ था तत्काल उसी समय 1998 का मई महीने में। और जब पोखरण परीक्षण हुआ, विश्व के तत्कालीन उस समय की वैश्विक परिस्थितियां ऐसी थी, लगभग सभी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाने का पूर्ण विचार किया और कई देशों ने लगा भी दिया, अधिकांश देशों ने लगा दिया। लेकिन उस समय के हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय हो गए हैं अभी, उन्होंने आह्वान किया जो भारत की राष्ट्रीयता धारण करते हैं ऐसे सभी लोगों से, जो विदेशों में रहते हैं ऐसे सभी लोगों से, जो एनआरआई हैं, जो बाद में फिर पीआईओ और सीआई बने अभी, और किसी का प्रश्न होगा और तो फिर मैं बाद में ले लूंगा, लेकिन ओसीआई और पीआईओ को लेकर के। लेकिन उस समय उन्होंने आह्वान किया कि देश को आपकी आवश्यकता है, आपकी भूमि को आपकी आवश्यकता है, आप इसका सहयोग करें। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सभी देशों ने लगभग जितने सहयोगी भारत के थे सबने प्रतिबंध लगाने के बाद भी भारत ने अपने निर्णय को नहीं बदला। भारत ने कहा हाँ, हम परमाणु संपन्न देश हैं, आप माने या ना माने, हम परमाणु परीक्षण सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाएंगे। हमारे पास हमने जो नीति अपनाई परमाणु नीति, यानी हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे, अगर हमारे ऊपर कोई उपयोग करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, यानी हमें कोई छेड़ेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग उस समय की परिस्थितियों में किया जब भारत में गठबंधन की सरकार चलती थी, जिसको कहते थे ये कमजोर सरकारें होती हैं, लेकिन किसके बल पर? देश के नागरिकों के बल पर, देश की राष्ट्र की राष्ट्रीयता धारण करने वाले लोगों के बल पर। और पूरे विश्व से इतना धन आया, इतना धन आया कि देश को कभी भी ये नहीं लगा कि हम पर किसी ने प्रतिबंध लगाया है। और वही अमेरिका 2001 में खुद से कहता है कि हम भारत में आना चाहते हैं। बिल क्लिंटन उस समय पर राष्ट्रपति हुआ करते थे। ये शक्ति होती है देश के नागरिकों की, देश में काम करने वाले लोगों की, देश के लिए मर मिटने वाले लोगों की, या राष्ट्र के राष्ट्रीयता धारण करने वाले लोग। विषय आगे बढ़ता है और विषय जाता है 2008। बहुत सारे उस समय बम विस्फोट का पूरा काल चल रहा था और 2008 में मुंबई हादसा होता है, और जिसमें आपको सबको पता है कसाब पकड़ा जाता है। और उस घटनाक्रम में पूरे देश में एक उबाल होता है। पूरा देश चाहता है कुछ निर्णायक होना चाहिए, पूरे देश के नागरिक भी चाहते हैं कुछ निर्णायक होना चाहिए, लेकिन नहीं। धीरे धीरे चीजें बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। 2013 2014 आती है, सरकार बदलती है, तो कुछ सरकार उस समय गठबंधन की सरकार, कई सारे दबाव भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उस कंट्रोवर्सी में हमें नहीं जाना है। लेकिन सीधी सीधी हम भारत सरकार की बात कर रहे हैं। 2014 के बाद जो भारत सरकार है वो भारत सरकार की निर्णायक सरकार है। पाकिस्तान ने फिर दोबारा से छद्म युद्ध के द्वारा, घुसपैठियों के द्वारा, समय समय पर सीमा उल्लंघन के द्वारा भारत को परेशान करने का प्रयास किया। उसके परिणाम तत्कालीन समय में आपको देखने को मिले, चाहे वो उरी के बाद की गई स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो, और तत्कालीन परिस्थितियां जो चाइना के साथ हमारी चल रही हैं। और इसके पहले चाइना के साथ जो हमारा विवाद पहले चला था भूटान की सीमा पर, वो सबको ज्ञात है। इन परिस्थितियों में ये सब कुछ हो रहा है, उस समय नागरिक ही वो शक्ति हैं। क्यों? उन सब के बाद भी
भारत का नागरिक ही जागरूक था, जिसने उसी सरकार को दोबारा से क्या किया, चुन करके भेजा। वो चाहता है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई छेड़छाड़। लेकिन ये तो अच्छा अच्छा दिखा, यहाँ तो नागरिकों ने बहुत अच्छा अच्छा किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। ये वही नागरिक हैं, हम वही नागरिक हैं, हमारे देश के वही नागरिक हैं जिनसे सरकारों को डर भी लगता है, कहीं सरकार को बदल न दिया जाए, अगले 5 साल पर कोई और न बैठ जाए। ये वही नागरिक हैं जो समय समय पर अपने गलतियां करते रहते हैं और अपने जो भी दुष्परिणाम हमको सामने दिखे हैं, मिले हैं, उनको भूल जाने का काम करते हैं। एक बहुत अच्छा सा एक इस पर व्हाट्सएप मैसेज चल रहा था बीच में, मैं उसको बताना चाहूंगा। वो ये है कि अमेरिका के कुछ कुत्ते जो है वो भारत में आते हैं, यहाँ करके बड़े खुश होते हैं। यहाँ के कुत्ते जो होते हैं, इस बात को कोई अन्यथा नहीं लेना, एक उदाहरण के रूप में मैं बात बता रहा हूँ। अमेरिका के कुत्ते जब भारत आते हैं तो भारतीय कुत्ते कहते हैं, भाई क्यों आए, इतना खुश दिख रहे हो, हम तो यहाँ मर रहे हैं, यहाँ रोटी नहीं खाने को, तुम्हें तो वहाँ बिस्किट मिलती है, गाड़ियों में घूमने को मिलता है, एसी घर में रहने को मिलता है, आप यहाँ क्यों आए। तो अमेरिका के कुत्ते क्या बोलते हैं, भाई वहाँ सब कुछ है, लेकिन जो भौंकने की आजादी हमें भारत में मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। आप इशारा समझ गए। हमारे देश में हमारे देश के ही नागरिकों को, हमारे देश के खिलाफ काम करने वाले इतने सारे लोग आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, तो लगने लगता है कि भारत की सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में है। इस पूरे वातावरण में आप अभी देख रहे होंगे, आप भी कई सारे मित्रों से, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य अन्य साधनों के माध्यम से, यूट्यूब वगैरह के अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही। कोई कह रहा है कि चाइना के साथ भारत ने पिछड़ गया है और चाइना को वॉक ओवर दे रहा है, कोई कह रहा है कि हमारे 10 सैनिक पकड़े गए, बताया नहीं, देश के साथ धोखा हो रहा है, कोई कह रहा है कि हमें पूरी जानकारी चाहिए। अरे भाई क्यों चाहिए, ताकि आप चाइना को पूरा शेयर कर सको। लेकिन देश के नागरिकों की जिम्मेदारी क्या। अब हम बढ़ते हैं अगले फेज पर, वो ये है कि हमारी जो सुरक्षा है वो 2 तरीके से चलती है, एक आंतरिक सुरक्षा, दूसरी बाह्य सुरक्षा। अभी तक हमने जितने प्रश्न किए वो ज्यादातर बाह्य सुरक्षा के थे, कुछ आंतरिक सुरक्षा, चाहे खालिस्तान हो, फिर आतंकवादी हमले हो, वो आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा में भी कई प्रकार की सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा में पहले एक सुरक्षा मैं बता चुका हूं, खाद्य सुरक्षा, यानी मानवीय जीवन के लिए अगर भोजन ही नहीं होगा तो आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी आपके देश की सामने आती है। दूसरा है आर्थिक सुरक्षा, लोगों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होगी, पर्याप्त चीजें खरीदने की क्षमता नहीं होगी, यानी क्रय शक्ति नहीं होगी, अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो वो असुरक्षित महसूस करता है। इससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा होता है, वो अपराधी बनता है, यानी वो अन्य चीजों में शामिल हो सकता है। अगला आता है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि समाज में कितनी वैमनस्यता है, आपसी भेदभाव है जगह जगह। हालांकि हमारे यहाँ जो मीडिया है उसकी अलग भूमिका होती है, वो भूमिका मीडिया की नेगेटिव यानी नकारात्मक ज़्यादा होती है, इसमें समाज को तोड़ने वाली चीज़ों को ज़्यादा दिखाया जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये है कि हमारे यहाँ ऊंच नीच, जातिवाद, ये सब चीज़ें ये हमारे सामाजिक सुरक्षा के पार्ट, ये सामाजिक सुरक्षा पे खतरे हैं। और जो अंत में मैं कहना चाहूँगा वो है राजनीतिक सुरक्षा। राजनीतिक सुरक्षा के लिए लोग इतने लालायित रहते हैं, जिसके कारण से तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, जिसके कारण से अन्य अनैतिक गतिविधियों को भी अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं हमारे देश के राजनेता। अगर इन सभी सुरक्षा आयामों को ध्यान में रखते हुए
अब हम नागरिकों की भूमिका के बारे में चर्चा। नागरिक क्या कर सकता है इन विषम परिस्थितियों में? पूर्व के उदाहरण मैंने आपको दिए। आर्थिक सुरक्षा की अगर गारंटी लेनी है, खाद्य सुरक्षा जिसको मैंने कहा 1967 के बाद किस प्रकार से हरित क्रांति आई और अब द्वितीय हरित क्रांति चल रही है, नागरिक उसमें पूर्णतः अपना सहयोग दे रहे हैं, सरकार के साथ चल रहे हैं। आर्थिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक सुरक्षा कैसे आएगी? क्या हड़तालों से आएगी? आर्थिक सुरक्षा क्या तोड़ फोड़ से आएगी, बंद से आएगी, कैसे आएगी? यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण जापान का देना चाहूंगा। जापान में आर्थिक सुरक्षा की गारंटी किस प्रकार से वहां के नागरिक देते हैं, लेकिन उस सरकार का विरोध भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि अगर सरकार का विरोध ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। किसी कंपनी फैक्ट्री वाले का या किसी उद्योगपति का विरोध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन उनके विरोध के तरीके देखो, वो राष्ट्रीय सुरक्षा से बिल्कुल भी समझौता नहीं करते हैं। कैसे? एक फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, मान लो उदाहरण के लिए टूथपेस्ट बनाने वाली है, घड़ी बनाने वाली फैक्ट्री है, टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री, कोई भी एक उदाहरण ले सकते हैं। वहां के जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनको विरोध करना है, किसी नीति का विरोध करना है, उस फैक्ट्री का विरोध करना है, उस फैक्ट्री के विरोध के लिए क्या करते हैं वो? अपने काम को जस्ट डबल कर देते हैं, प्रोडक्शन को डबल कर देते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये तो उसका फायदा हो गया। उत्पादन को उन्होंने डबल किया, दोगुना किया, तो फायदा उसका नहीं होता है, फायदा ग्राहक का होता है। जब चीजें ज्यादा होती हैं, आपको मालूम होगा कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल चलता है। जब ज्यादा सप्लाई होती है तो चीजों की कीमत कम हो जाती है, और कीमत कम होगी यानी उनका माल तो उतना ही लग रहा है बनने में, तो जो फैक्ट्री का मालिक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको नुकसान होता है, न कि देश को। देश को फायदा होता है, ग्राहक को फायदा होता है। अपना विरोध दर्ज कराने के तरीके, काली पट्टी बांध करके काम करें विरोध को दर्ज कराने। भारत में ऐसा होता है क्या? भारत में ऐसा कम देख या नहीं ही देखने को मिलता है। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कैसे हो? क्या हम देश के एक इकाई के रूप में अपने आप को मानते हैं? एक उदाहरण इजराइल का लेंगे। इजराइल एक छोटा सा देश है, भारत के साथ ही वो बना। भारत तो स्वतंत्र हुआ, तो बना ही तब है, 1000 सालों से उसकी अपनी जमीन लेने के लिए लालायित थे यहूदी लोग। और उस समय जब देश बना और उसके बाद आज तक की स्थिति देखो, यानी उसके चारों तरफ, हमारे पास तो पाकिस्तान ही हमारे बगल में, उनके तो चारों तरफ उनके दुश्मन। इजराइल के छोटा सा देश है, लेकिन आज तक उससे कोई जीत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां के नागरिकों के द्वारा जो कर्तव्य निभाया जाता है, नागरिकों की जो भूमिका रहती है, यानी आपको पता ही होगा इजराइल के प्रत्येक नागरिक को मैंडेटरी यानी आवश्यक रूप से एक आर्मी की ट्रेनिंग करना जरूरी है। मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत कंपलसरी है, करते हैं, पूर्ण सहयोग देते हैं। कभी भी किसी भी संकट में हमेशा हर एक नागरिक एक सैनिक की तरह काम करता है। किसान है, वो भी सैनिक की तरह काम करता है, दिन रात काम करता है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करे। जो मजदूर है वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। ये भाव कैसे आता है? ये भाव उनके अंदर राष्ट्रीयता का भाव, यानी कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं है। हम इस राष्ट्र के एक इकाई हैं, अंगभूत घटक हैं जिसको बोलते हैं। इस राष्ट्र की इकाई के लिए काम कर रहे हैं, और जब हम आगे बढ़ेंगे तभी राष्ट्र आगे बढ़े। हम किसी का नुकसान करके आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमने किसी का नुकसान किया है तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र का नुकसान होगा, हमारे देश का नुकसान। ऐसा भाव लेकर के चलते हैं इजरायली लोग। और राजनीतिक सुरक्षा में अगर देश का नागरिक अपना जो मत है यानी वोट है, वो सोच समझ करके देता है, वो पूरा मूल्यांकन करके देता है, जो राष्ट्र के हित में है हम वही वोट देंगे, तो वो राजनीतिक सुरक्षा की गारंटी होती है। तो जो राजनेता हमारे साथ काम करने वाला है, या हमसे आने वाला है, मिलने वाला है, या फिर वो गद्दी संभालने वाला है, वो गलती नहीं करेगा। वो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेगा, वो कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वो कभी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि राजनीतिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है। क्यों?
क्योंकि हमारा देश का नागरिक इतना जागरूक है कि वो अपने वोट के द्वारा हमें हटा सकता है, और वही इतना मजबूत बना सकता है कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा को कोई। आज इतनी सरकार मजबूत क्यों होती है? क्योंकि इस सरकार को हम भारत के नागरिकों ने मजबूत बनाया है, इतने ज्यादा वोट देकर के, इतनी ज्यादा सीट से। मुझे लगता है आप इस बात को समझ गए। अंत में बस एक बात कहकर के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। किसी के प्रश्न होंगे तो मैं लूंगा। क्योंकि लगातार निरंतर ह्रास हो रहा है। नतशरण गुप्त की पंक्तियां हैं, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिल बैठे ये समस्या, आओ विचारें ये समस्याएं सब। इस प्रकार से, इसी प्रकार के आयोजनों से, वेबिनार से या विचारों से, संगोष्ठियों से अगर हम सभी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझ लें, हम अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी को समझ लें, तो भारत वास्तव में विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, हो चुका है या नेतृत्व करेगा। इन सभी परिस्थितियों को हमने तैयार करना है, हम नागरिकों ने तैयार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, एक बात और मैं हाँ थोड़ा क्लियर कर दूं। बीच में हाँ किसी का आया था बताइए। कमेंट, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जगमोहन राजपूत जी एनसीईआरटी के पूर्व अध्यक्ष रहे, ठीक है। और हाँ वो जगमोहन पंकज श्यामला। जी, हाँ ठीक है, धन्यवाद। हाँ और एक अभी एक प्रश्न आया है, रुपेश कश्यप जी हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि आंतरिक सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बाहरी सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अगर दोनों में तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो? दोनों ही बराबर। इसका मैं एक उदाहरण दूं आपको। और अगर ऐसा लगता है कि कोई एक ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कहीं ना कहीं एक हमारा भ्रम होता है। कारण है कि अगर आपने मान लो बॉर्डर पूरा सिक्योर कर लिया, पूरा बॉर्डर सिक्योर कर लिया, बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आता और अंदर आपने ध्यान नहीं दिया, आज चाहे वो माओवाद है या अलग अलग तरह का अलगाववाद है, बहुत सारी चीजें चलती रहती, तो अंदर से इतना बड़ा विस्फोट पैदा होता है, इतना बड़ा विस्फोट पैदा होता है कि आपके देश के टुकड़े हो जाते हैं। आप एक सीमा में बंधे ही नहीं रह सकते। सीमा पर, बॉर्डर पर तो सुरक्षा है, लेकिन अंदर कितने टुकड़े हो गए, एक बार। और ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। उदाहरण एक, रसिया। रसिया के 15 देश बने, बॉर्डर जी सिक्योर था, जी कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ही आसानी से 15 देश बन चुके। और अगर बाहरी सुरक्षा नहीं होगी तो आंतरिक शांति और आंतरिक आर्थिक समृद्धि कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका पूरा बल जो है आपका कहाँ लगा रहेगा, सीमा पर ध्यान लगा रहेगा, तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। जी बहुत। ब्रजेश जी का एक प्रश्न आया हुआ है। ब्रजेश जी ने पूछा है कि रुकिए, ब्रजेश जी का प्रश्न मैं बताता हूँ, मैं थोड़ी देर में भी आप। ठीक है। राष्ट्रवादी सरकार में ही बैठे राष्ट्रवादी व्यक्ति ही जब राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए समस्या पैदा करे तब क्या किया जाए? हमने किसी राष्ट्रवादी को चुन करके सरकार में बिठाया, वही लोग अगर राष्ट्र के लिए समस्या क्रिएट करने लग जाएंगे, उस वक्त जनता की क्या भूमिका होती है कि सरकार जिसको उसने चुन करके भेजा हुआ है वही राष्ट्र के लिए खतरा बन जाए तो? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको हम 2019 से पहले के काल में चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम अभी लेटेस्ट में, आपका जो विषय है वो बहुत ही ज्वलंत है, हमेशा ज्वलंत रहता है ये विषय। हाँ। और जब हम बात कर रहे थे, उरी हमला हुआ, बालाकोट हुआ, उस समय पर कुछ समय तक ऐसा लगा कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के बहुत ही कमजोर स्थिति में है, बातें बड़ी बड़ी करती है, इस प्रकार से लगता है। और हमको लगता है कि हमने अपना काम इतिश्री कर दिया है, हमने वोट दे करके। हम्म। जैसे मैंने कहा कि लोकतंत्र में एक लोकप्रिय सरकार का होना जरूरी होता है। सरकार नागरिकों के साथ चलती है, न कि सरकार के साथ नागरिक चलते हैं।
जब लोगों ने इतना गुस्सा दिखाया, लोगों ने कहा कि नहीं अब कर दो जो कुछ करना है, तो स्वाभाविक रूप से सरकार की जो गतिविधियां चल रही थी वो सुचारू रूप से चली और उन्होंने उसको निर्णय में तब्दील किया, उसको करने में सक्षम हुए वो, क्योंकि उन्होंने देखा कि पीछे बैकअप हमारे नागरिकों का है। जब बैकअप नहीं होता है नागरिकों का, तब फिर वो तुष्टीकरण जैसी नीतियां आती हैं सामने, फिर हम कमजोर नीतियों का, अगर यही बैकअप पहले होता 2008 में जब हमला हुआ था और उतनी ही ताकत से हम अगर लगे होते सभी देश के नागरिक, तो स्वाभाविक रूप से वह सरकार भी ऐसा काम कर सकती थी, करती है गारंटी नहीं है लेकिन कर सकती थी। लेकिन उनको लगता कि हाँ ये लोग जो हैं संख्या में ज्यादा बढ़े, जैसे मैंने लास्ट में बताया राजनीतिक सुरक्षा का मुद्दा, यानी उनको लगता कि हमारी राजनीतिक सुरक्षा खतरे में है, तो फिर वो उसको कदम को उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हमें मजबूर करना है उनको, ठीक है, मजबूती के साथ। जी जी, वो अंतिम सवाल ले लेते हैं। आज का एक पूछा है कि आजकल जिस प्रकार से देश विरोधी तत्व नकारात्मकता फैला रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उन्हें हमें किस प्रकार रोकना है? उनके प्रभाव को कम करने के लिए एक आम नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस बारे में बताइए। एक आपने सुना होगा, सभी शायद गांव से संबंध रखते होंगे, एक शब्द आता गांव में चलता है कि भाई इसका समाज निकाला कर दो, समाज से निकाल दो इस व्यक्ति को। क्या है कि जब हम किसी भी व्यक्ति के विचारों को सुनते हैं तो हमारे अंदर भी दो विचार चलते हैं। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के अंदर कई सारे विचार होते हैं और अच्छे बुरे की पहचान करने में उसको देर लगती है। और देर क्या, जो बुरी चीज होती है वो आगे से अच्छी दिखती है, कई बार ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमें अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए कि जो भी नकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति हैं उनसे दूरी लोग बनाए रखें, उन पर नजर बना रखो, इतना दूर भी नहीं जाए कि वो नजर से ही ओझल हो जाए। उनकी गतिविधियों पर नजर बना के रखना है, लेकिन उनके विचार हमारे विचार पर आकर के हावी ना हो जाए, इतनी दूरी बना करके रखना। और हमारे संपर्क में जो लोग हैं वो उनके विचारों से प्रभावित ना हो जाए, क्योंकि ऐसे लोग करते क्या है, एक आडंबर ओढ़ते हैं मानव अधिकारों का, आडंबर ओढ़ते हैं गरीबी का, आडंबर ओढ़ते हैं बेरोजगारी का, भूखमरी का। तो वो हमारे दिल को छूने वाली चीजें होती और वो लगता है कि बताओ वास्तव में सरकार ऐसा कर ही नहीं रही है, वास्तव में इसके लिए क्या हो रहा है, वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीजें चलती है और वो तत्काल रूप से हमको प्रभावित करती हैं। तो इन सब चीजों के लिए वास्तव में आपने क्या किया, मैं एक उदाहरण हमसे हमेशा देता हूँ कि अपने चैतन्य महाप्रभु हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल, शायद मैंने पहले भी कभी दिया होगा, सुना होगा आप लोगों ने, हमेशा कहते थे हरि बोल, कोई चीज से कोई तर्क को तर्क नहीं करते थे और बाद में इतनी बड़ी संख्या में उनके अनुयायी हो गए। तो हम कहते हैं कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हैं, किसी के तर्क को तर्क में बिल्कुल नहीं पड़ना है, लेकिन अपने काम को निरंतर बनाए रखें और उन पर नजर भी बनाए। जी चलिए, आज का सत्र, और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ पर आए हुए सभी साथियों को कि हमारे कार्यक्रम को आप सफल बनाने में आपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और मूलचंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए बहुमूल्य समय निकाला और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित किया। मैं एक बात बस बताना चाहता था, युवा विचार मंच और लेट्स हेल्प इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया और उनकी सहायता से हम ये कार्यक्रम का आयोजन कर पाए। जैसा कि पूर्व में ही विदित है, बीते 1 सालों से युवा विचार मंच कई सारे समसामयिक विषयों पर इस प्रकार की संगोष्ठियों का आयोजन करवाता रहा है, जिसको लेकर समाज में इस प्रकार की भ्रम की स्थितियां होती हैं, असमंजस की स्थितियां होती हैं, समाज उनके बारे में जानना चाहता है। जनवरी में हमने आखिरी बार कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के ऊपर विषय करवाया था और उसके बाद ये थोड़ा महामारी का समय आया और हमको लगा कि परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, लेकिन नहीं हो पाई। इसीलिए हमने प्रयास किया कि अब इसको बिल्कुल एक ऑफिशियल मीटिंग के दौर पे ना लाके सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, और ये हमारा पहला प्रयास था। लेट्स हेल्प इंडिया ने हमारी लेट्स हेल्प इंडिया को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, प्रमोद मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा एक होता है, फिक्स है, हर महीने के तीसरे रविवार को हमारा ये लक्ष्य है कि 1 साल में कम से कम 12 विषयों के ऊपर कम से कम हम इस प्रकार की गोष्ठी कर सकें। या गोष्ठी आप चाहे तो विषय हमें भेज सकते हैं हर महीने के तीसरे रविवार को, ये हमारा दिन फिक्स है, हर महीने के तीसरे रविवार को
ठीक इसी तरीके से 8 से 9 बजे के बीच में हम किसी न किसी एक निर्णायक विषय के साथ, महत्वपूर्ण विषय के साथ, विषय विशेषज्ञ के साथ इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। यदि किसी मित्र के पास, किसी भाई के पास, किसी भगिनी के पास इस प्रकार का कोई सुझाव हो कि हमें किसी विषय पर करना चाहिए, तो उसके सुझाव फादर आमंत्रित हैं। और पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, और इसी निवेदन के साथ कि आप लोगों का और सहयोग और प्रेम हमारे साथ बना रहेगा, इस कार्यक्रम का मैं अंत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ हाँ कहिए मूलचंद जी। बस अंत में, वैसे अब ऑफिशियल धन्यवाद हो गया तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन लास्ट में मैं एक बात छूट गई थी तो उसको बहुत बोल देता हूँ कि अभी जी जो जी समय कहिए। चल रहा है इसमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है नागरिकों की, देश को, राष्ट्र को। अच्छा। तो जी जी जी। चाहे वो ब्लड कैंप्स में ब्लड देना है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मान लो कल की इतनी युद्ध की स्थितियां बनी तो उस समय एक बहुत बड़ी भूमिका हमें निभानी पड़ सकती है। तो इसके लिए हम सबको तैयार रहने की आवश्यकता है और अपने आसपास के लोगों को भी तैयार करने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों, सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी। हाँ जी, ठीक है, हम करते हैं इसी के साथ। ठीक है, ऑफ कर दीजिए। हम लोग अगले रविवार को, अगले महीने के तीसरे रविवार को फिर मिलेंगे, इसी जगह, इसी वक्त, इसी तरीके से। बहुत चलिए, बहुत ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।